नमस्कार दोस्तों। इसके पहला क्लास में हमने भारत पर जो मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण होता है, ठीक है, उसके बारे में हम देख रहे थे। जिसमें से हमने क्या देखा, 3 विदेशी आक्रमण हमने देख लिया था दोस्तों। कितना देखा था हमने? 3 देखा था। क्या क्या देखा था दोस्तों? तो सबसे पहला हमने हिंद यूनान बताया आपको, ठीक है। क्या हिंद यूनान, इसी को हमने बोला था कि यवन भी बोला जाता था, या हिंद हिंद मतलब इंडो, इंडिया को इंडो, यूनान को ग्रीक बोला जाता है, ठीक है। तो हिंद यूनान, इंडो ग्रीक, क्या दोस्तों, इंडो ग्रीक, ऐसे भी आप याद रखना, ठीक है। हिंदी में ही लिख लेना, इंडो ग्रीक या यवन बोला जाता है। फिर हमने बताया कि दोस्तों ये तो कहाँ से आया था, तो हिंद यूनान, यूनान से आया था, जो कि कहाँ से दोस्तों, तो बैक्टीरिया से था, ठीक है, ईरान के बैक्टीरिया से। इसका 2 शाखा था दोस्तों। कितनी शाखा था? 2 शाखा। एक तो था आपका डेमेट्रियस, किसका, तो डेमेट्रियस आया था, ठीक है, डेमेट्रियस। इसी के पीछा करते करते कौन आया था दोस्तों, तो इसी का पीछा करते करते हमने बताया आपको कि जो सेनापति था किसका, सेल्यूकस चतुर्थ का, ठीक है। तो सेल्यूकस चतुर्थ का जो सेनापति था उसका नाम था यूक्रेटाइडिस, यूक्रेटाइडिस। ये आया था दोस्तों इसी का पीछा करते करते। फिर ये भी क्या करता है, ये तो आता है और पंजाब के साकल में, कहाँ दोस्तों, साकल पंजाब, या अभी इसी का नाम है क्या, तो सियालकोट में अपनी राजधानी बना लेता है। कहाँ बना लेता है, तो साकल पंजाब या सियालकोट में। और ये जो है यूक्रेटाइडिस जो आता है ये क्या करता है दोस्तों, तो ये तक्षशिला को अपनी राजधानी बना देता है और खुद को केंद्रीय सत्ता से मतलब कि स्वतंत्र घोषित करता है, ठीक है। बैक्टीरिया को भी जीत लेता है, किससे, डेमेट्रियस से। फिर डेमेट्रियस मथुरा वाला क्षेत्र में भी चला जाता है, कहाँ, यूपी का जो मथुरा है वर्तमान, इसमें चला जाता है। फिर हमने बताया था कि इसने एक सिक्का चलाता है जो कि खरोष्टी और कौन सा लिपि में था, तो ग्रीक लिपि में था। इसका एक और शासक आता है जिसका नाम होता है क्या, मिलिंद या मिनांडर जिसको बोला जाता है। वो क्या करता है दोस्तों, तो वो सबसे पहले भारत में जो है सोने का सिक्का चलाता है। कौन, मिलिंद पन्हो। इसका इस पर मिलिंद पन्हो लिखता है कौन, नागसेन नामक एक बौद्ध भिक्षुक जो होता है इसके दरबार में रहता है, किसके, मिलिंद में या मिनांडर में, ठीक है। तो वो दोनों के बीच जो वार्ता होता है उसको लिखता है मिलिंद पन्हो में, ठीक है। तो ये हमने बताया दोस्तों पिछला क्लास में इससे संबंधित। यूक्रेटाइडिस जो होता है कि गांधार शैली का मतलब विकसित करता है ये भी, ठीक है। मौर्य के काल में भी कुषाण के काल में भी गांधार शैली विकसित होगा। अब कुषाण आते हैं आगे देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमने शक बताया। क्या बताया दोस्तों, शक बताया कि शक जो है ये भी दोस्तों आता है भारत में इसके बाद, ठीक है। तो ये जब आता है शक भारत में तो ये 5 शाखा में बढ़ जाता है। कितना शाखा में बढ़ जाता है, 5 शाखा में बढ़ जाता है, जिसका एक शाखा अफगानिस्तान में रहता है, एक तक्षशिला में रहता है, एक गिरनार गुजरात और मथुरा, और एक रहता है कहाँ दोस्तों, उज्जैन में रहता है। तो ये सब क्षेत्रों में इसका 5 शाखा में बढ़ जाता है। शक जो है क्षत्रप प्रणाली, मतलब कि उसको क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र पर आधिपत्य वाला प्रणाली चलाता है, ठीक है। नहपान, जिसमें से हमने एक पहला जो प्रसिद्ध शासक शक शासक था उसको हमने बताया आपको कि नहपान जो होता है वो उसको गौतमीपुत्र सातकर्णी पराजित करता है। नहपान एक सिक्का चलाता है जिसमें उसको राजा से संबोधित किया जाता है, ठीक है। फिर हमने बताया था आपको कि शक में ही एक रुद्रदामन होता है। क्या, रुद्रदामन प्रथम होता है। उसी रुद्रदामन ने क्या किया था, तो उसी रुद्रदामन ने सुदर्शन जो झील चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था उसको उन्होंने क्या किया था, तो जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। कौन, रुद्रदामन प्रथम। तो ये रहा पिछली क्लास की बातें दोस्तों। फिर हमने देखा पहलव, सत को सिंथियंस भी बोला जाता था। अब पहलव हमने देखा, क्या देखा, तो पहलव दोस्तों, पहलव जिसका एक और नाम था पार्थियन। क्या, पार्थियन भी इसी को बोला जाता। ये पार्थियन हमने आपको बताया कि ये जो था मुख्य निवासी ईरान का ही था। कहाँ का था, ईरान का था, ठीक है। ये
शकों के बाद ये आते हैं भारत में और अपनी राजधानी तक्षशिला, जिसको लेकर हमने बताया था कि विवाद था इतिहासकारों में, क्या है विवाद है कि तक्षशिला इसकी राजधानी था भी या न, ठीक है। फिर बताया हमने कि सबसे पहला जो शक शासक है वो मिथ्रेडेटस, इसकी संस्थापक कौन करता है, मिथ्रेडेटस, ठीक है। मिथ्रेडेटस। और सबसे शक्तिशाली शासक कौन होता है, तो गोंडो फर्निस या फर्निज कह सकते हो आप, तो फर्निज, ठीक है। ये इसका संस्थापक होता है। इसी के समय में पहला यूरोप से जो आता है, पहला क्या, ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आता है भारत, ठीक है। तो इस प्रकार से ईसाई धर्म भारत में पहुंचता है धीरे धीरे, ठीक है। फिर हमने कहा था कुषाणों के द्वारा जो है ये पहलव वंश को समाप्त कर दिया जाता है। अब देखते हैं कुषाण वंश, कौन सा दोस्तों, तो कुषाण वंश हम देखते हैं, ठीक है। कुषाण वंश, तो कुषाण वंश देखने से दोस्तों पहले हम ये देखते हैं कि चाइना आपको समझ में आ रहा है कि चाइना कहाँ है, ये आप देख लो दोस्तों, ये है आपका भारत है, ठीक है। ये भारत का नक्शा है और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना है, ठीक है। ये क्या है, तो ये चाइना है, तो ये चाइना है आपका, ये पूरा रंगा हुआ जो है ये चाइना है, ठीक है। ये भारत है, तो यही चाइना से ये लोग भारत में एंट्री मारे थे, ठीक है। तो कहाँ से आए थे, सब ये साइड से आ रहा था यूरोपीय, और ये चाइना से गया था, ठीक है। ये सब लोग, यहाँ पे एक यूची जनजाति था दोस्तों, कहाँ पे, चाइना में। तो यूची जनजाति था जो कि पशुपालन करता था, क्या करता था, पशुपालन, पशु को मतलब कि चराता था, उसी को सेवा करता था। यही करते करते ये भारत पहुंचा, क्या पहुंचा, तो भारत दोस्तों ये पहुंचा सॉरी दोस्तों। तो ये यूची जनजाति के लोग थे, ठीक है, ये भारत पहुंचा, ठीक है। उसी को बाद में क्या कहा गया, कुषाण कहा गया, क्या दोस्तों, कुषाण कहा गया। तो आप समझो कि ये जो था कुषाण वंश ये कहाँ से आए थे दोस्तों, तो कुषाण वंश जो आए थे चीन से आए थे। तो चीन के आक्रमणकारी था ये, चीन से कहाँ किया था, आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। तो चीन के ये मूल निवासी हो गए। फिर दोस्तों हमने बताया कि ये जो था यूची जनजाति के था, ये एक जनजाति जीवन जीते थे दोस्तों। तो कौन सा जनजाति, यूची जनजाति। तो ये जनजाति का जीवन जीते थे। इसी को तोचरियान नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्या, ये जो यूची जनजाति के लोग थे उसी को किस नाम से जानता है, तो तोचरियान, तोचरियान, ये नाम से भी ये प्रसिद्ध है यूची जनजाति, ठीक है। तो आप समझो कुषाण को क्या जाना जाता है, यूची जनजाति के लोग थे, ठीक है, या इसी को तोचरियान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये था, इसका कार्य क्या था, तो पशुपालन जो था इसका कार्य था, ठीक है। तो इसका काम था पशुपालन, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। इसका जो संस्थापक था, किसका, कुषाण का संस्थापक या प्रथम शक्तिशाली शासक आप कह सकते हो, तो इसका संस्थापक जो था दोस्तों उसका नाम था कुजुल कडफिसिस, क्या नाम था, कुजुल कडफिसिस, जो कि 15 ईस्वी में, अब देखो ईसा पूर्व खत्म होता है तो 0 से स्टार्ट होगा, क्या, ईस्वी। तो 15 ईस्वी में स्टार्ट करता है, स्थापना करता है, और 64 ईस्वी तक, 15 ईस्वी से कितना ईस्वी तक, 64 ईस्वी तक ये जो है शासन करता है भारत में। ये अपना कुजुल कडफिसिस जो है वो कौन सा वंश का, तो कुषाण वंश का स्थापना करता है दोस्तों, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि चीन से आया, यूची जनजाति के था, तोचरियान के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, ये पशुपालन करते थे। और भारत में पहला जो इसका शक्तिशाली शासक आया, या तो आप कह सकते हो इसका संस्थापक, जिसका क्या नाम था, कुजुल कडफिसिस, जो कि 15 ईस्वी में भारत में ये अपना साम्राज्य को क्या किया, स्थापना किया, ठीक है। कुषाण वंश का स्थापना करता है
और 64 ईस्वी तक ये एक लंबा समय तक चलता है, ठीक है। फिर दूसरा जो शक्तिशाली शासक आता है दोस्तों, इसका उत्तराधिकारी, क्या, उत्तराधिकारी, तो इसका जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है दोस्तों भीम कटफिशिस। क्या, भीम कटफिशिस। कुजुल कटफिशिस का पुत्र क्या, भीम कटफिशिस। अब ये देखते हैं भीम कटफिशिस दोस्तों, भीम कटफिशिस कब बैठेगा, तो ये 15 से 64 है, तो ये 64 से 64 ईस्वी में बैठता है, शासन मतलब शासन करता है शुरू, ठीक है। और 78 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है दोस्तों, तो 78 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। तो आपने देखा कुजुल कटफिशिस का उत्तराधिकारी कौन है, भीम कटफिशिस, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं भीम कटफिशिस, ठीक है। भीम कटफिशिस दोस्तों, ये जो भीम कटफिशिस है ये शक्तिशाली शासक है। क्या है दोस्तों, तो दूसरा शक्तिशाली शासक है। तो दूसरा मतलब ये शक्तिशाली शासक था, ठीक है, ये आप जान। किसका उत्तराधिकारी है, तो कुजुल कटफिशिस का है। इसने दोस्तों भारत में कुषाण साम्राज्य का एक विस्तार देता है। तो भारत में साम्राज्य का क्या करता है, अपने पिता का जो साम्राज्य था उसका और विस्तार देता है, तो विस्तार करता है, ठीक है। तो ये विस्तार करने का काम करता है दोस्तों। साथ ही साथ में ये जो कुजुल कटफिशिस है, ठीक है, सॉरी भीम कटफिशिस है, क्या, भीम कटफिशिस, ये महेश्वर की उपाधि धारण करता है। किसका उपाधि, तो महेश्वर, महेश्वर की क्या लेता है दोस्तों, ये उपाधि लेता है, ठीक है। तो किसका उपाधि लेता है, महेश्वर की उपाधि लेता है, ठीक है। तो उपाधि लेता है किसका, महेश्वर की, मतलब भारतीय शासक जैसे उपाधि लेता था इसने भी लिया। क्यों ऐसा ऐसा उपाधियां ले रहा है, ताकि भारत के जनमानस जो लोग हैं, भारतीय लोगों को अपना मतलब कि विश्वास जीते और उसको अनुभव ये ना होवे कि मतलब ये दूसरा देश से आया है, ठीक है। इसी के रहन सहन में ये भी अपना बदलना चाहता है, ठीक है। तो महेश्वर की इसने उपाधि लिया भीम कटफिशिस, ठीक है। भीम कटफिशिस के बारे में आप ये रखना कि ये अब महेश्वर का उपाधि लेता है और साथ ही साथ ये शैव धर्म को ग्रहण करता है। कौन सा धर्म, शैव धर्म, ठीक है। शैव धर्म को भीम कटफिशिस ग्रहण करता है और ये भारत में सबसे दोस्तों शुद्ध सोने का सिक्का चलाता है। सोने का सिक्का सबसे पहले बार किसने चलाया था, तो हिंद यूनान, जिसका नाम था क्या, मिनांडर। लेकिन सबसे शुद्ध सोना, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का मतलब पूरी तरह से शुद्ध सोने का सिक्का जो चलाता है वो कौन चलाता है, तो भीम कटफिशिस। अगर आप सोने के सिक्का का इतिहास देखो, सोने का सिक्का, ठीक है, तो हमने तो पहले बताया दोस्तों कि पहला बार जब भारत में जो चलाता है, भारत में पहली बार किसने चलाया था, तो पहली बार चलाया था हिंद यूनान। कौन दोस्तों, हिंद यूनान, ठीक है। हिंद यूनान में कौन चलाया था, मिनांडर। कौन दोस्तों, तो मिनांडर चलाया था, ठीक है। फिर सबसे शुद्ध कौन चला रहा है, तो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन चला रहा है दोस्तों, तो ये चला रहा है आपका भीम कटफिशिस, जो कि कुषाण वंश से है, भीम कटफिशिस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो चलाएगा वो आगे आप गुप्त साम्राज्य जब पढ़ोगे तो गुप्तों ने चलाया। क्या चलाया, गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का चलाया। देखा आपने सोने सिक्का इतिहास, सोने का सिक्का पहली बार तो हिंद यूनानी, कौन, मिनांडर। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का भीम कटफिशिस, जो कि कुषाण वंश का। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का गुप्तों ने चलाएगा, गुप्तों ने चलाया। गुप्त जब आएगा तो वहाँ हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये आपने देख लिया भीम कटफिशिस से संबंधित सबसे ये भी शक्तिशाली शासक है, ठीक है, कुषाण वंश का, ठीक है। भीम कटफिशिस जो है किसका पुत्र और उत्तराधिकारी है, तो कुजुल कटफिशिस का है, जो कि कुषाण वंश का संस्थापक है, ठीक है।
इसने भारत में भी मतलब कि अपने पिता के साम्राज्य, जो पिता इसका भारत में साम्राज्य का स्थापित किया था, उसका और विस्तार किया, शैव धर्म को अपनाया, महेश्वर की उपाधि धारण किया। ठीक है, शिव से संबंधित शैव धर्म, महेश्वर भी उसी से संबंधित है, तो उसका उपाधि इसने लिया। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने का सिक्का भारत में चलाया। अब दोस्तों इसका पुत्र होता है, इसने कब से कब तक शासन किया, तो 64 से 78 ईस्वी तक। कब से, 64 से 78। अब 15 में संस्थापक होता है, किसका स्थापना होता है, तो कुषाण वंश का 15 ईस्वी में, जो कि 64 तक कौन रहता है दोस्तों, तो प्रथम जो शासक है जिसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है क्या, कुजुल कड़फिसिस, जो स्थापना करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पुत्र भीम कड़फिसिस का पुत्र जिसका नाम होता है दोस्तों कनिष्क। कनिष्क ही इसमें मेन पढ़ना आपको डिटेल के साथ है। ठीक है, तो इसका भीम कड़फिसिस का पुत्र और उत्तराधिकारी का नाम होता है कनिष्क। भीम कड़फिसिस इसका पुत्र और क्या, उत्तराधिकारी, पुत्र और उत्तराधिकारी जो होता है उसका क्या नाम था, तो कनिष्क होता है दोस्तों। क्या होता है, कनिष्क। अब देखते हैं कनिष्क, तो कनिष्क ये 64 से 68 तक रहता है, 78 तक रहता है कौन, भीम कड़फिसिस। तो ये 78 ईस्वी से रहेगा दोस्तों। कब से रहेगा, 78 से 102 ईस्वी तक रहता, 102 ईस्वी तक। ठीक है, 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक ये रहता है दोस्तों। ये जो कनिष्क है, ये तो हमने बता दिया कि भीम कड़फिसिस का पुत्र और क्या है, उत्तराधिकारी है। इसे भारत में दूसरा अशोक कहा जाता है। भारत का दूसरा, पहला अशोक तो आपने पढ़ा, तो दूसरा अशोक, सोच लो कि कितना ये इसमें योग्यता होगा, इसलिए इसको दूसरा अशोक कहा गया। क्या कहा गया, दूसरा अशोक कहा गया। किसको, कनिष्क को। किसके पुत्र है, भीम कड़फिसिस। भीम कड़फिसिस का क्या इतिहास है, उसने सोने का सिक्का चलाया भारत में, सोने का नहीं, शुद्ध सोने का सिक्का। सोने का चलाया कौन, हिंद यूनान। ठीक है, तो ये दूसरा अशोक इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों ये भी जो था सभी धर्म का आदर करता था, सभी, जैसे अशोक करते थे, तो सभी धर्मों का आदर करता था। अर्थात ये भी एक क्या था, धर्म के प्रति सहिष्णु था। क्या था, सहिष्णु माने सभी धर्म को आदर करना। ये भी दोस्तों जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को माना, ये भी बौद्ध धर्म को ही माना। कौन सा धर्म को ग्रहण किया, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बौद्ध धर्म में दो शाखा दोस्तों। बौद्ध धर्म का जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ, वहाँ हमने नहीं बताया था आपको, हमने बोला था एक क्लास और लेंगे, लेकिन नहीं उस पे लिए, कोई बात नहीं। ठीक है, कवर आपके जितना चाहिए उतना हो गया था। तो जब गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है, तो दो शाखा में इनके अनुयायी जो होते हैं, दो शाखा में बौद्ध धर्म को बांट देता है। एक का नाम होता है हीनयान, ये आप लिख लेना कि गौतम बुद्ध का मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कितना शाखा में बढ़ जाता है, दो शाखा में। जैसे जैन धर्म बटा था, ठीक है, एक था भाग, ये स्थूलभद्र और भद्रबाहु, एक श्वेतांबर और दिगंबर, दो भागों में बंटता था ना। उसी प्रकार से वहाँ पे जैसे दिगंबर ज़्यादा टफ था, जिसमें वस्त्रहीन रहता था, लोग वस्त्र नहीं पहनता था, और दिगंबर जो था वो आसान, ये श्वेतांबर आसान था। ठीक है, तुलनात्मक। तो यहाँ भी एक आसान वाला बनता है, एक हार्ड वाला। ठीक है, इसका नाम है महायान, महायान। ठीक है, तो हीनयान और महायान। आप समझो कि ये दो शाखा बौद्ध धर्म का बट गया। ठीक है, एक हीनयान और एक महायान। आप समझो कि यहाँ पे कौन जो है हार्ड है और कौन आसान है। तो ओरिजिनल जो है दोस्तों हीनयान है। कौन है, जो कि बौद्ध धर्म से, बुद्ध से प्रभावित है, वो ओरिजिनल टफ वाला भाग जो है वो हीनयान है, और महायान जो है आसान वाला। ऐसे भी आप देखो, यान मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है, तो यान मतलब गाड़ी, महा मतलब बड़ा गाड़ी होगा, बड़ा गाड़ी, ज़्यादा लोग जुटेगा। ज़्यादा लोग क्यों जुटता है, ज़्यादा लोग कहाँ होता है, समझो आपकी एक तरफ सत्संग हो रहा है, एक तरफ लवंडिया का डांस चल रहा है, कहाँ ज़्यादा लोग होंगे, जाहिर सी बात है कि ये लवंडिया का डांस देखने ज़्यादा लोग जाएंगे। ठीक है,
आसान है वो, ठीक है। हमारे मस्तिष्क का जो हार्मोन होता है वो रिलीज होगा ज़्यादा यहाँ पे जाने से, यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, फालतू की फजीहत होगा दिमाग में, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा लोग किस में जुड़ेगा, जो आसान रास्ता होता है। टफ रास्ता थोड़ी ना चुनना चाहता है ज़्यादा लोग, नहीं। तो मतलब ज़्यादा लोग, ठीक है। तो महायान जो है वो आसान मतलब रास्ता है, ठीक है। इसमें लोग मांस मछली सब खाते थे, ये करते थे, ठीक है। डांस वगैरह सब चलता है इसमें। ये जो है ये कठिन रास्ता है जो कि गौतम बुद्ध से प्रभावित है। तो इस हीनयान को अशोक अपनाया था। अशोक ने किसको अपनाया था, हीनयान को अपनाया, उसका विस्तार किया, उसका प्रचार प्रसार किया था। और ये जो महायान है, जो आसान रास्ता है, इसको अपनाया था किसने, तो कनिष्क ने महायान को अपनाया था। तो इसी बहाने आपको महायान और हीनयान दो शाखा भी हमने बता दिया बौद्ध धर्म का जो बटा था, ठीक है। तो ये रहा कि कनिष्क जो था 78 से 102 ईस्वी तक शासन करता है। दूसरा जो मतलब कि इसको अशोक कहा जाता है, सभी धर्मों का क्या करता है, ये भी आदर करता है जैसे अशोक करते थे। तो ये भी धर्मों के प्रति सहिष्णु होता है। बौद्ध धर्म का ग्रहण किया महायान शाखा को। कौन शाखा को, तो दो शाखा था, एक महायान एक हीनयान। तो अशोक ने हीनयान को और कनिष्क ने किसको, महायान शाखा को ग्रहण किया। दोस्तों ये जब गद्दी पे बैठता है तो ये क्या करता है, पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करता है। कहाँ, पाटलिपुत्रा पर, ठीक है। पाटलिपुत्रा पर क्या किया, आक्रमण किया। आक्रमण करके इसको काफ़ी क्षति पहुंचाता है। क्या करता है, काफ़ी क्षति पहुंचाता है पाटलिपुत्रा को, ठीक है। साथ साथ में यहाँ से बहुत सारा बौद्ध भिक्षुक को अपने राज्य में लेकर चला जाता है। जो भारत में इसका कुछ क्षेत्र में शासन था, वहाँ पर पाटलिपुत्रा से बौद्ध भिक्षुक को, अब बौद्ध सन्यासियों को लेकर जाता है। तो बहुत सारा बौद्ध भिक्षुक, क्योंकि बौद्ध धर्म को ये मानता था, को लेकर जाता है, ठीक है। को लेकर क्या जाता है, तो लेकर जाता है, और क्या, ठीक है। और साथ साथ में दोस्तों ये उसी में से एक बौद्ध भिक्षुक बौद्ध सन्यासी था जिसका नाम था अश्वघोष। क्या, अश्वघोष। बौद्ध, ये अश्वघोष जो है ये क्या है, बौद्ध सन्यासी है, ठीक है। इसको भी लेकर चला जाता है अपने दरबार में। कहाँ से, पाटलिपुत्रा थे। यही आपको याद रखना है कि अश्वघोष जो बौद्ध भिक्षुक है वो उसको कहाँ से लाया, तो पाटलिपुत्रा पर जब ये आक्रमण किए तो बहुत सारा बौद्ध भिक्षुओं को लेकर आए, साथ साथ अश्वघोष को अपने दरबार में लेकर आता है। ये ज़्यादा विद्वान रहता है, ठीक है। तभी तो आप जब पढ़ रहे होंगे क्या, बौद्ध सभा की 4 बौद्ध सभा, पहला किसने कराया, कालाशोक, सॉरी अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा क्या, कनिष्क। ये कनिष्क बौद्ध धर्म को माना ना। बौद्ध सब इसी के समय में चौथा बौद्ध सभा का गठन हुआ। कहाँ पर, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों। कुंडलवन कश्मीर में इसका चौथा बौद्ध सभा का गठन हुआ था, ठीक है। जिसमें दोस्तों हमने बताया था आपको कि इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। बाकी 3 में केवल अध्यक्ष हमने बताया, इसमें एक उपाध्यक्ष भी हमने बता रखा, जिसमें हमने बताया कि चौथा बौद्ध सभा इनके समय में जो होता है, तो चौथा बौद्ध सभा में वसुमित्र जो होता है अध्यक्ष, और अश्वघोष क्या होता है, उपाध्यक्ष। तो यही अश्वघोष है जिनको कहाँ से लेकर आया, पाटलिपुत्रा। और एक चीज़ लेकर आता है, तो जो बौद्ध का पात्र था, बुद्ध का क्या, भिक्षा पात्र, बुद्ध का भिक्षा पात्र। तो बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर आता है। भिक्षा पात्र मतलब क्या हुआ, जिसमें बुद्ध भगवान जो थे वो बुद्ध जो भीख मांगते थे जिस मतलब कि कमंडल में, उसको लेकर ये आता है, ठीक है। तो बुद्ध का भिक्षा पात्र लेकर आता है पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करके, ठीक है। तो हमने कहा इसने, कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया, काफ़ी क्षति पहुंचाया, बौद्ध भिक्षुओं को लेकर आया वहां से, अश्वघोष को जो बौद्ध सन्यासी था उसको अपना दरबार में लेकर आया, और चौथा बौद्ध सभा में इसको क्या बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, ठीक है। और बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था उसको भी लेकर आता है अपने दरबार में, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपका कनिष्क, ठीक है, कनिष्क।
कनिष्क में हमने क्या बताया कि ये किसका पुत्र है, तो भीमकटफिशिस का पुत्र है, भीमकटफिशिस का पुत्र है। ठीक है, ये हमने बताया। ये जो है उसी का उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म को अपनाया। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म के कौन शाखा को? तो महायान शाखा को दोस्तों। महायान शाखा आसान वाला है या टफ वाला है? तो आसान वाला है। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगीति इन्होंने करवाया। इन्हीं के समय में चौथा बौद्ध सभा हुआ था। चौथा बौद्ध सभा हुआ। ठीक है, प्रथम सदी में हमने बताया था, प्रथम सदी चल रहा है। तो चौथा बौद्ध सभा, जिसमें से मतलब कि कहाँ पर? कुंडल वन कश्मीर में। कुंडल वन कश्मीर में। ठीक है, कुंडल वन कश्मीर में चौथा बौद्ध सभा करवाया था। ठीक, अश्वघोष उसमें क्या था? उपाध्यक्ष था, और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। ठीक है, तो ये हमने बताया। अब ये पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करेगा, किया। ठीक है, और क्या लेकर आता है हमने बता दिया। अपने साम्राज्य का विस्तार ये करता है दोस्तों, और इस साम्राज्य का विस्तार ये दोस्तों मध्य एशिया, जो ईरान वाला भाग था, से लेकर वाराणसी तक। कहाँ से? मध्य एशिया से लेकर कहाँ तक? वाराणसी, जिसको बनारस बोलते हैं। कहाँ है? यूपी में है बनारस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है, बनारस है। मध्य एशिया से बनारस तक ये क्या करता है? तो साम्राज्य का विस्तार करता है। ठीक है, कौन? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क बड़े ही प्रतापी शासक है, तभी तो इसका तुलना किससे किया गया? अशोक से। दूसरा अशोक इनको बोला गया। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों। अब आगे देखते हैं। इसने दोस्तों भारत में अपनी 2 राजधानियां बनाया। किसने? कनिष्क ने। भारत में कितनी राजधानियां? तो 2 राजधानियां। ठीक है, 2 राजधानियां बनाया। कहाँ कहाँ? एक पुरुषपुर, पेशावर, उसी को बोला पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर। और दूसरी राजधानी बनाया मथुरा, जो कहाँ है? यूपी में, मथुरा। ठीक है, पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा। ठीक है, पुरुषपुर या उसी को क्या बोला जाता है? पेशावर, और दूसरा मथुरा। ठीक है, तो ये रहा कनिष्क से संबंधित कुछ बातें। ठीक है, कि पहला कि ये भीमकटफिशिस का पुत्र है और उत्तराधिकारी, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। ठीक है, बौद्ध सभा, चौथा बौद्ध सभा मतलब इसी के समय कुंडलवन का समय हुआ। साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया से वाराणसी तक। भारत में दो जो है इसकी राजधानियाँ थी। कौन कौन था दोस्तों? पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा में। ठीक है, तो ये राजधानियाँ रहा। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है कनिष्क से संबंधित। ठीक है, ये कनिष्क है। कनिष्क दोस्तों पाटलिपुत्रा पर आक्रमण किया, ये हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, इसने साम्राज्य विस्तार के क्रम में चीन पर भी हमला कर देता है रे दोस्तों। जहाँ से आया था ना, तो चीन में भी कोई केंद्रीय सत्ता होगा, तो चीन पर हमला करता है। क्या करता है? चीन पर हमला। ठीक है, चीन पर ये हमला जब करता है, तो चीन में एक अधिकारी होता है जिसका नाम होता है पान चाओ। क्या? पान चाओ। पान चाओ इसको पराजित कर देता है, इसको हरा देता है। क्या करता है? पान चाओ हरा देता है। किसको? कनिष्क को। ठीक है, तो चीन में जब ये हमला किया, तो पान चाओ क्या कर देता है? पराजित कर देता है। किसको? कनिष्क को। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों, पान चाओ ने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया? कनिष्क को, जब ये चीन पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके जो मतलब कि उपलब्धियां का वर्णन है कि क्या क्या काम इन्होंने किया था, तो उसको उपलब्धि बोला जाता है। तो उपलब्धियां का वर्णन, किसका वर्णन? तो उपलब्धियां का वर्णन किस में किया गया है दोस्तों? तो सारनाथ हमने बताया था स्तंभ, जिसको किसने बनवाया था? अशोक ने। तो सारनाथ स्तंभ के पास एक सारनाथ अभिलेख इसने लिखवाया। तो सारनाथ अभिलेख से इसकी उपलब्धियों को मतलब कि क्या किया गया है? वर्णन किया गया। किसमें? सारनाथ
अभिलेख में। किसमें दोस्तों? तो सारनाथ अभिलेख में कनिष्क के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये सभी धर्म को आदर करता था, इसलिए इसको सही सुनो। इसके काल में राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्रचलित हुआ। क्या? राजत्व का दैवीय सिद्धांत क्या होता है? प्रचलित होता है दोस्तों। मतलब अब राजा जो है दैव्य का रूप है, देवता का रूप है। ठीक है, तो राजत्व का दैव इतना, मतलब ये शासक प्रतापी शासक था, इतना शक्तिशाली था कि इन्होंने कहा कि खुद को कि मैं जो हूँ अर्थात राजा वो देवता के समान है, देवता के तुल्य है। तो राजत्व का दैवीय सिद्धांत, राजत्व मतलब राजा का, दैवीय मतलब देवता के मतलब सम्मान है। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों? चीन पर हमला किया, पांचालों ने उसको पराजित कर दिया। किसको? कनिष्क को पांचालों ने पराजित किया। तो ये आप याद रखना कि किसने पराजित किया? पांचालों ने। उपलब्धियां का वर्णन सारनाथ अभिलेख में है। इसके काल में राजत्व का दैवीय सिद्धांत क्या होता है दोस्तों? तो प्रचलित होता है। हमने कहा कि मध्य एशिया तक इसका विस्तार हो गया था। कहाँ तक हो गया था? मध्य एशिया तक हुआ था विस्तार इसका दोस्तों। इसने शकों को हराया। अच्छा, एक और इसने उपाधि लिया था देवपुत्र का, मतलब देवता का पुत्र। और इसके पिता भीम कटफिश किसका उपाधि लिया था? महेश्वर का। आप इतना भी समझ लो कि महेश्वर देवता और उसका पुत्र कौन है? तो इसका पुत्र कनिष्क है, तो देवपुत्र हो गया। तो देवपुत्र का उपाधि लेता है कौन? कनिष्क। और राजत्व का दैवीय सिद्धांत इसके समय में पहली बार क्या होता है? प्रचलित होता है दोस्तों। ठीक है, ये देवपुत्र की उपाधि लिया। और ये दोस्तों भारत से चीन के मध्य, चीन से ये था, तो भारत और चीन के मध्य व्यापार विस्तार के लिए, किसके लिए? कि दोनों के बीच व्यापार हो, तो व्यापार विस्तार हेतु मतलब के लिए। तो इसके लिए भारत से चीन के बीच व्यापार विस्तार के लिए इसने एक नाथुला दर्रा का निर्माण करवाया। नाथुला दर्रा हमने बताया क्या होता है? तो दो पर्वतों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच से जो पतला रास्ता होता है ना, उसी को दर्रा। तो भारत है, ये आप दोस्तों देख रहे हो कि ये जो है ये भारत है, यहाँ से आपको इधर वाला क्षेत्र चीन है, तो इसके बीच में एक दर्रा बनवाया। ठीक है, उसको क्या कहा गया? नाथुला दर्रा। इसी नाथुला दर्रा को दोस्तों रेशम मार्ग भी कहा गया। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। रेशम मार्ग, रेशम को इंग्लिश में सिल्क बोला जाता है, तो इसी को कहा जाता है सिल्क मार्ग भी। ठीक है, तो रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग का निर्माण भारत और चीन के मध्य व्यापार हेतु किसने करवाया था दोस्तों? तो कनिष्क ने करवाया था। ठीक है, तो भारत चीन के मध्य व्यापार के विस्तार हेतु नाथुला दर्रा का निर्माण, या इसी को क्या कहा गया? नाथुला दर्रा को ही रेशम मार्ग, क्योंकि रेशम का व्यापार होता था, रेशम का जो मतलब कि धागा होता था उसका व्यापार होता था, तो इसलिए रेशम मार्ग, सिल्क रूट या सिल्क मार्ग कहा गया दोस्तों। इस रेशम मार्ग चूँकि इन्होंने निर्माण करवाया, तो जो भी व्यापारी इस रेशम मार्ग से व्यापार करता था, तो कनिष्क इससे क्या लेता था? टैक्स लेता था। क्या लेता था दोस्तों? तो टैक्स उस पर लेता था, क्योंकि इन्होंने, आज सरकार भी सड़क बनवाती है, तो क्या हम उसको टैक्स नहीं देते हैं? हम उसको टैक्स देते हैं दोस्तों। देखो, चालान काटता है सड़क के मरम्मत के लिए, ये करने के लिए सब। ठीक है, और आपको देखा होगा आपने कि जब आप कहीं ज़्यादा दूर सफ़र करो तो आपको मिल जाएगा वो लगाया हुआ, जहाँ पे आपको गाड़ी मतलब क्रॉस ही नहीं होगा जब तक कि आप पैसा वहाँ पे नहीं कटेगा आपका। ठीक है, तो उसके लिए सरकार लेता है आज भी टैक्स। तो उस समय ये रेशम मार्ग बनवाया था, ये भी रेशम मार्ग से जो भी व्यापार करता था उससे क्या लेता था? टैक्स लेता था। सिंपल सी बात है। ठीक है,
तो ये कनिष्क देवपुत्र की उपाधि और भारत और चीन के मध्य नाथुला दर्रा, जिसको रेशम मार्ग या सिल्क रूट सिल्क मार्ग कहा गया। ठीक है, तो ये कनिष्क नहपान को हराता है। शक शासक जो था जिसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था ना, तो कनिष्क दोस्तों, कनिष्क इसका शासन कितना 78 AD से लेकर 78 ईस्वी से 102 ईस्वी। ठीक है, ये कनिष्क जो है शकों का शासक किसको, नहपान को हराया। ये भी हराया, और किसने भी, तो आंध्र सतवाहन का आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी भी नहपान को हराया था। तो नहपान को क्या किया, हराता है। ठीक है, इससे युद्ध होता है जिसमें नहपान हार जाता है। और इस उपलब्धि में इन्होंने नहपान को, जब शक के शासक नहपान को हराता है, तो नहपान को हराने के पश्चात मतलब बाद, पश्चात मतलब बाद, इसने कनिष्क ने शक संवत चलाया। क्या चलाया दोस्तों, शकों को हराया और शक संवत चलाया। क्या चलाया, शक संवत। शक संवत क्या, एक कैलेंडर है। क्या है, तो एक कैलेंडर। ठीक है, तो इसने शक संवत को चलाता है, एक कैलेंडर को चलाता है। कब, तो 78 AD में, 78 AD या 78 ईस्वी में। ठीक है, कब चलाता है शक संवत को, तो शक संवत मतलब कैलेंडर 78 ईस्वी में चलाता है। आज़ादी जब भारत में हुआ 1947 को, तो आज़ादी के पश्चात मतलब आज़ादी के बाद भारत ने इसी शक संवत को जिसको किसने चलाया, तो कनिष्क ने चलाया, तो इसी शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित करता है। क्या, राष्ट्रीय मतलब पंचांग या कैलेंडर घोषित करता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो क्या है, तो शक संवत है। ठीक है, तो घोषित करता है, क्या घोषित करता है, राष्ट्रीय पंचांग घोषित करता है। किसको, तो कनिष्क के द्वारा चलाए गए शक संवत को दोस्तों। ठीक है, तो हमने कहा कनिष्क ने शकों के शासक नहपान को हराया, और इस उपलक्ष्य में इन्होंने कनिष्क ने शक संवत को चलाता है। शक संवत क्या था, एक कैलेंडर था जो कब चलाया, 78 ईस्वी में। किसने चलाया, कनिष्क ने। ये आप याद रखना, जब भारत आज़ाद होता है, ठीक है, कब 1947 में, तो इसी शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित करता है। किसको, तो शक संवत को क्या घोषित करता है दोस्तों, तो राष्ट्रीय पंचांग घोषित करता है। ठीक है, तो कनिष्क हम देख रहे हैं, कनिष्क ने क्या चलाया, शक संवत चलाया। ठीक है, कब चलाया, तो 78 ईस्वी में शक शासक नहपान को हराने के बाद। इसी को क्या घोषित किया गया, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग। ठीक है, इसी को घोषित किया गया, राष्ट्रीय कैलेंडर या पंचांग घोषित किया गया। ठीक है, एक और संवत है दोस्तों, नोट में आप लिख लेना इसको, विक्रम संवत। क्या, विक्रम, जैसे शक संवत है तो ऐसे विक्रम संवत। ठीक है, इसको चलाता है, जैसे यहाँ पे कनिष्क चला रहा, तो इसको चलाता है, इसका जो शुरुआत करता है या चलाता है कौन, तो उज्जैन का शासक। उज्जैन जो कि कहाँ है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में। उज्जैन के शासक जिसका नाम होता है विक्रमादित्य। क्या, राजा विक्रमादित्य। ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य कब चलाता है, तो 57 ईसा पूर्व में, मतलब पहले यही हुआ, पहले ईसा पूर्व था फिर ईस्वी आया। ठीक है, तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को कौन चलाता है, तो उज्जैन का शासक राजा विक्रमादित्य। तो 2 संवत हमने देखा, एक शक संवत जो कनिष्क चलाता 78 ईस्वी में, और ये ईसा पूर्व में
57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत। अब दोनों में तुलना करो दोस्तों, किस में, दोनों में तुलना, शक संवत और विक्रम संवत। तो आप देखो कि शक संवत के अनुसार दोनों का अंतर कितना है, पहले ये आप जानो कि शक संवत और विक्रम संवत का क्या अंतर, मतलब दोनों में कितना अंतर है। तो दोस्तों विक्रम संवत कब चला, तो 57 ईसा पूर्व में, कब, 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत कब चला, 78 ईस्वी में दोस्तों, ईस्वी में। अरे यहाँ 0 है तो हमने बोला था कि पहले चलता था ईस्वी, इधर ईसा पूर्व, फिर बाद में 0 के बाद जब ईसा मसीह के जन्म हुआ तो ईस्वी आया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों घटता था, जैसे 60 है तो फिर अगला साल को क्या कहेंगे, 59वां साल, फिर 58, फिर 57, फिर 56, 55, इधर क्या होता है, तो इधर 55, 56, 57, 58, 59, 60 ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसे आज 2021, 2022, 2023 आ रहा है ना, ये ईस्वी है। अगर ईसा पूर्व रहता तो 2024, 2023, 2000 ऐसे घटता, ठीक है। तो आप देखो 0 से 57 साल इधर है, तो इस 57 पे कौन चला है, तो विक्रम संवत, ठीक है। तो 57 ईसा पूर्व, तो 0 से 57 साल पहले है ना, और इधर 0 से 78 साल बाद, कब, 0 से 78 साल बाद यानी ईस्वी में कौन चला है, शक संवत। अब दोनों का अंतर हम देखेंगे कि दोनों में अंतर कितना है, तो क्या इसमें इसको घटा दे, नहीं दोस्तों। 0 से 57 साल पीछे जाने पर आता है कौन, तो विक्रम संवत, तो ये 57 साल, और 78 साल आगे जाने पर आता है कौन, शक संवत, तो 78। दोनों को जोड़ देंगे तो वही ना दोनों में अंतर होगा। आप समझो कि दोनों में अंतर, यानी ये दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है कि ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो 57 से 0 तक जाएंगे तो 57 साल, और 0 से 78 तक जाएंगे तो कितना, 78 साल। समझ पा रहे हो। तो दोनों को जोड़ेगा आप तो 135 आएगा, कितना आएगा, तो इतना प्लस 78 AD यानी ईस्वी बराबर 135। तो दोनों को अंतर यानी दोनों को जोड़ना है, घटाना नहीं है। क्यों नहीं घटाना है, कि एक पहले है 0 से 57 और एक बाद है 78। तो दोनों के पास पहुंचने के लिए दोनों में अंतर कितना है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये है दोस्तों, ठीक है। फिर एक और इससे क्वेश्चन बनता है कि शक संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है, विक्रम संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है। तो शक संवत के अनुसार, ठीक है, शक संवत के अनुसार अब देखो अभी कितना है, 2000 कितना 25 है, 2000 कितना है 25 है। हम देख रहे हैं किसके अनुसार, शक संवत के अनुसार। ये जो 2025 है ये 0 से शुरू हुआ, पहले 1 ईस्वी था, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी, 5 ईस्वी, वैसे 100 हुआ, फिर 1000 ईस्वी हुआ, फिर 1001, 1002, फिर 2000 ईस्वी, 2001, 2002, 2003, 2024, 25, तो ऐसे शुरू हुआ। तो ये 2025 है, और यहाँ पे शक संवत कब शुरू होता है, तो शक संवत जो शुरू होता है ये देखो दोस्तों 78 ईस्वी में शुरू होता है, यानी 78 साल तो कम है ना इसमें। ये 0 से शुरू ना होकर के कहाँ से शुरू हो रहा, 78 से शुरू हो रहा। तक शक संवत के अनुसार 78 घटाएंगे ना, 78 कम है ना दोस्तों, 78 में शुरू हो रहा। आप हम पूछ रहे हैं कि शक संवत के अनुसार अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, या तो आप ऐसे याद रखो कि शक संवत का एज कितना हुआ है। इसका जन्म हुआ 78 ईस्वी में, अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में 78 घटा दो तो इसका एज निकल जाएगा ना, क्योंकि 0 से तो इस स्टार्ट नहीं हुआ, 78 से हुआ है, तो जब से हुआ उसको घटा दो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आप घटा लेना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो ये जो आएगा वो 1900 आपको कितना हो जाएगा, ये 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 7, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4, यानी 1947 आ जाएगा। कितना, 1947 अभी चल रहा है, ठीक है, किसके अनुसार, तो 1947 अब भारत अभी आज आज़ाद हो रहा है इसके अनुसार, ठीक है, शक संवत के अनुसार। और उसमें क्या करेंगे, ईसा पूर्व जो है
ईसा पूर्व है, उसके अनुसार अगर विक्रम संवत के अनुसार हम देखें, विक्रम संवत के अनुसार, तो देखो दोस्तों विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है, तो आज का देखना है, तो आज कितना है 2025। अब इसमें घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो दोस्तों ये 0 से 9 स्टार्ट होकर 0 से भी 57 साल पहले है, तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, आज से ज़्यादा समय से, मतलब आज से 57 साल पहले से ये है, तो इसके अनुसार आगे समय आएगा, तो इसके अनुसार 57 जोड़ दिया जाएगा, तो अब जो आएगा वो हो जाएगा आज का वर्ष। तो 7 और 5 कितना हो जाता है, तो 12, ठीक है, और 2 और 5 2 7, तो 1 8 हो जाता है, और ये 2082 चल रहा है, किसके अनुसार, तो विक्रम संवत के अनुसार। आप समझ पा रहे हो। तो हमने कहा कनिष्क ने शक संवत को चलाया, किसको हराकर, शकों के शासक नाहपान को हराकर। ऐसी शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया, ठीक है। विक्रम संवत भी एक शुरुआत किया उज्जैन के शासक राजा विक्रमादित्य, कब शुरू किया, तो 25 ईसा पूर्व में। शक संवत और विक्रम संवत का अंतर मैंने दोनों को जोड़ना है, तो 135 साल का है, ठीक है। फिर हमने कहा शक के अनुसार, शक संवत के अनुसार अभी कौन सा साल चल रहा है, तो घटा दो, क्योंकि 78 साल बाद शुरू हुआ है ये, और हमारा 2025 ये 0 से चल कर हो रहा है, ठीक है, और ये 57 साल पहले हुआ, तो जोड़ दो, ठीक है। तो ये तो रहा दोस्तों कनिष्क को लेकर कुछ बातें, ठीक है। तो कनिष्क के दरबार में कुछ प्रमुख विद्वान रहते थे, उसको अब देखते हैं। कनिष्क के दरबार में प्रमुख क्या, तो विद्वान रहते थे, वो कौन कौन है वो अब देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला जो है वो चरक रहते थे, एक विद्वान का नाम था क्या, चरक। इस चरक को दोस्तों आयुर्वेद के ये जो थे प्रमुख वैद्य थे, किसका, आयुर्वेदा जो होता है ना, तो अथर्ववेद में आपने पढ़ा कि आयुर्वेदा का प्रमुख डॉक्टर या वैद्य, तो इसका वैद्य था ये, ठीक है, इसका वैद्य था किसका, आयुर्वेद का, चरक, ठीक है। इसने चरक संहिता लिखा, क्या लिखा था, चरक ने क्या लिखा, तो चरक संहिता नाम के एक ग्रंथ लिखा। तो चरक ने चरक संहिता लिखा, ये आयुर्वेद का प्रमुख वैद्य था। दूसरा विद्वान सुश्रुत रहता था, कौन रहता था, सुश्रुत, ठीक है। सुश्रुत जो था वो शल्य चिकित्सा के पिता, इसको बोला जाता है, किसका, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, अरे सर्जरी क्या होता है, ऑपरेशन, चीर फाड़, ठीक है, तो सर्जरी का पिता। आज जो शल्य चिकित्सा होता है, ऑपरेशन किया जाता है, चीर फाड़ किया जाता है शरीर को, उसका पिता किसको कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है, ठीक है। तो शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी ऑपरेशन वाला डिपार्टमेंट का पिता इसको कहा जाता है। इसने सुश्रुत ने लिखा सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता कितनी आसान है, चरक चरक संहिता लिख रहा है, सुश्रुत सुश्रुत संहिता लिख रहा है, ठीक है, तो बड़ी आसान है, ठीक है। चौथा आप जानते हो अश्वघोष रहता था, वसुमित्र जो कि चौथा बौद्ध संहिता का अध्यक्ष था, ठीक है, तो वसुमित्र रहेगा, वसुमित्र दोस्तों ये बौद्ध सन्यासी था, बौद्ध, तब ना अध्यक्ष बना था चौथा बौद्ध सभा का, तो बौद्ध सन्यासी है ये वसुमित्र दोस्तों बौद्ध सन्यासी है। चौथी बौद्ध सभा का, चौथी बौद्ध सभा का ये क्या था, तो ये अध्यक्ष था दोस्तों, तो चौथी बौद्ध सभा का अध्यक्ष। पांचवा आप देख लो अश्वघोष जो कि उपाध्यक्ष था, अश्वघोष, इसने कुछ पुस्तक लिखा, बौद्ध चरित्र लिखा, क्या लिखा, बुद्ध का चरित्र नाम से एक पुस्तक लिखा, बौद्ध चरित्र, और एक सौंदरानंद, क्या, सौंदरानंद, ठीक है, 2 पुस्तक लिखा, किसने, अश्वघोष ने। इसको उपाध्यक्ष बनाया गया था चौथी बौद्ध सभा में, उपाध्यक्ष, ठीक है। बौद्ध चरित्र और सौंदरानंद नामक पुस्तक लिखा था।
नागसेन रहता था इसके दरबार में। ठीक है, पहला हमने देखा चरक, इसको आयुर्वेद का प्रमुख वैद्य था, चरक संहिता लिखा। सुश्रुत, सल या सर्जरी का पिता कहा जाता है, सुश्रुत संहिता लिखा। वसुमित्र बौद्ध सन्यासी था और चौथा बौद्ध सभा का अध्यक्ष था। अश्वघोष जो था ये उपाध्यक्ष था चौथा बौद्ध सभा का, ये बौद्ध चरित्र लिखा और सौंदरानंद नमक क्या लिखा, 2 ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो ये ग्रंथ को आप याद कर लेना। तो प्राचीन काल से लगभग सभी ग्रंथ आपने पढ़ लिया, कुछ गुप्त में पढ़ लेना और कुछ वर्धन 2 वंश बचा, अब 2 ही वंश बचा है। ठीक है, प्राचीन काल में जो 4 से 5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 4 क्लास में। तो ये रहा दोस्तों आपका कुछ विद्वान इनके दरबार में जो रहते थे। एक और था जो कि नागसेन था। कौन दोस्तों, अब यहाँ पे देख लो, नागसेन रहता था इसके दरबार में। कौन, नागसेन, जो कि शून्यवाद का सिद्धांत दिया, माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया, नागसेन। तो इसके दरबार में कौन कौन रहता था दोस्तों, चरक संहिता लिखा, आयुर्वेद का पिता सुश्रुत रहता था, जो मतलब कि सर्जरी का पिता, इसने सुश्रुत संहिता लिखा। वसुमित्र जो सौंदरानंद लिखा, मतलब बौद्ध सन्यासी ये था और चौथा बौद्ध सभा का अध्यक्ष था। और अश्वघोष जो बौद्ध चरित्र और सौंदरानंद नामक 2 ग्रंथ लिखा, ये उपाध्यक्ष था। ठीक है, फिर एक नागसेन रहता था जो आध्यात्मिक शून्यवाद का क्या कहा जाता है इसको, मतलब कि सिद्धांत दिया था। अब कनिष्क का मृत्यु हो जाता है दोस्तों, इसने इतना काम किया। कनिष्क का मृत्यु जब होता है 102 में, तो इसके मृत्यु के बाद जो कुषाण वंश था जिसको इन्होंने काफ़ी विस्तार दिया था, तो कुषाण वंश का पतन होना शुरू हो जाता है। क्या, पतन होने लगता है। क्या होने लगता है दोस्तों, तो पतन होने लगता है। और तीसरी सदी मतलब 200 कुछ ईस्वी में, तीसरी सदी के प्रारंभिक समय में यानी प्रथम चरण में दूसरा महान साम्राज्य अस्तित्व में आता है। ठीक है, दूसरा महान साम्राज्य अस्तित्व में आएगा। जैसे मौर्य साम्राज्य था ना, इसको कहेंगे गुप्त साम्राज्य दोस्तों। फिर से भारत का एकीकरण करेगा, गुप्त साम्राज्य। क्या, गुप्त साम्राज्य। तो दोस्तों हमने कहा कनिष्क जब मृत्यु होता है तो तीसरी सदी के प्रथम चरण मतलब 200 कुछ ईस्वी में एक दूसरा महान साम्राज्य अस्तित्व में भारत में आया, जिसको क्या कहा जाएगा, गुप्त साम्राज्य, जो कि मौर्य साम्राज्य के ही जैसा था दोस्तों। तो अब देखेंगे अगले क्लास में इसका मौर्योत्तर काल का क्या, तो क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है, अब फिर गुप्त साम्राज्य स्टार्ट करेंगे, जो 2 से 3 क्लास में ऑब्जेक्टिव सब करा देना है। ठीक है, फिर एक वर्धन वंश बच जाएगा, वो भी 1 से 2 क्लास में हो जाना है। फिर आपका प्राचीन इतिहास क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पूरी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, तो आज हमने कुषाण वंश को देखा है, जो कि कुषाण वंश कब से शुरू होता है दोस्तों, तो 15 ईस्वी से लेकर के 100 मतलब कि 2 कनिष्क तक तो ठीक ठाक चलता है, फिर इसका स्थिति कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 240 तक ये चलता है। कहाँ तक चलता है, 240 तक किसी तरह से चलता है। ठीक है, ईस्वी तक, जिसमें हमने पहला आपको बताया कि ये चीन से आए थे, चीन के यूची जनजाति से थे, उसको तोचरियान भी कहा जाता था, ये पशुपालन करते थे। ठीक है, इसमें से पहला जो संस्थापक हमने आपको बताया वो हमने कहा कि कुजुल कडफिश, किसने, कुजुल कडफिश था, कुजुल कडफिश। और फिर दूसरा हमने आपको बताया कि दूसरा इसमें जो था इसका एक कुजुल कडफिश इसका संस्थापक है। ठीक है, फिर इसके बाद जो आता है वो कौन आता है दोस्तों, तो भीम कडफिशिस
ये भी शक्तिशाली शासक है। यही भीम कटफिशिस महेश्वर की उपाधि धारण करता है। किसका? महेश्वर का उपाधि धारण करता है। ये भारत में पहला बार सोने का सिक्का नहीं, शुद्ध सोने का सिक्का चलाता है। सोने का सिक्का किसने चलाया था? हिंद यूनानी ने। तो ये शुद्ध सोने का सिक्का चलाता है भारत में, ठीक है। ये भीम कटफिशिस शैव धर्म को अपनाता है। कौन सा धर्म को? तो शैव धर्म को ग्रहण करता है दोस्तों, ठीक है। और ये महेश्वर की उपाधि धारण करता है। फिर इसके बाद भीम कटफिशिस के बाद ये भी विस्तार भारत में करता है। इसका पुत्र जो होता है वो कनिष्क आता है। कौन? कनिष्क आता है। कब आता है? तो ये आपका 64 नहीं 78 से 102 तक रहता है, ठीक है। ये कनिष्क के बारे में फिर हमने आपको बता रखा है कि कनिष्क क्या चीज़ था। तो कनिष्क में हमने बताया कि ये भी धर्म के प्रति सहिष्णु था, इसलिए इसको धार्मिक मतलब कि दूसरा अशोक कहा गया। इसने बौद्ध धर्म को महायान शाखा को अपनाया, अशोक ने हीनयान को अपनाया था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो नोट में, ठीक है इसको। फिर ये जो था दोस्तों, इसने क्या किया था? तो रेशम मार्ग को बनाया था, नाथुला दर्रा। भारत और चीन के बीच नाथुला दर्रा, इसी को सिल्क रूट सिल्क मार्ग, ठीक है। सिल्क रूट, रूट मतलब मार्ग, रेशम मार्ग के नाम से जाना गया, ठीक है। इसको कनिष्क ने व्यापार के लिए, भारत और चीन के बीच व्यापार के लिए विस्तार किया था, ठीक है। फिर हमने बताया कि शक के शासक नहपान को हराया। किसको? नहपान को हराया। और इस उपलक्ष्य में शक संवत चलाया था। कौन सा संवत? शक संवत चलाया था। कब चलाया था? तो 78 ईस्वी में चलाया। काफ़ी डिटेल से हमने शक संवत, विक्रम संवत को आपको बता रखा है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद हमने बताया कि इस सभी धर्म को आदर करता था, धार्मिक सहिष्णु था। इसके काल में राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्रचलित हुआ। देवपुत्र का उपाधि धारण किया। किसका? देवपुत्र का। और इसके पिता महेश्वर का उपाधि, ठीक है। तो देवपुत्र का मतलब देवता का पुत्र का उपाधि इसने धारण किया। राजत्व का दैवीय सिद्धांत इसने मतलब कि दिया था, ठीक है। फिर हमने बताया कि इसके दरबार में कुछ क्या रहता था? प्रमुख विद्वान रहता था, जिसमें से एक था चरक, जो कि चरक संहिता लिखा था। आयुर्वेद का प्रमुख वैद्य था, ठीक है। सुश्रुत था, जो कि शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी वाला जो ऑपरेशन वाला चिकित्सा है उसका पिता कहा जाता है, वो सुश्रुत संहिता लिखा। वसुमित्र रहता था, जो कि वसुमित्र को चौथी बौद्ध सभा का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद अश्वघोष था, जो बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद नामक 2 ग्रंथ लिखा, और ये चौथी बौद्ध सभा का उपाध्यक्ष। इसी अश्वघोष को हमने कहा कि पाटलिपुत्रा पर जब आक्रमण किया था कनिष्क, तो वहाँ से उठाकर लाया था और कुछ और बौद्ध मतलब सन्यासी को लेकर आया था, बौद्ध भिक्षु पात्र ले आया था, ठीक है। तो ये हमने बताया। फिर दोस्तों इसने मध्य एशिया से लेकर कहाँ तक? तो वाराणसी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नागसेन इसके दरबार में रहते थे, जो कि माध्यमिक शून्यवाद का सिद्धांत दिया। फिर हमने कहा कनिष्क 2 राजधानियाँ, पेशावर या फिरोजपुर, या दूसरा मथुरा को बनाया था दोस्तों, ठीक है। पांचांग ने इसको, पांचाओं जब ये चीन पर आक्रमण करता है तो पांचाओं ने कनिष्क को पराजित कर देता है दोस्तों, ठीक है। यही कुषाण के समय में गंधार शैली का विस्तार मिलता है। किसका? गंधार जो शैली तक्षशिला वाला क्षेत्र में है, उसको ये आप समझो कि ये भारत है, ठीक है। यहाँ गंधार है, तो यहाँ गंधार शैली जो हमने बताया था कि इसका यूनानी और भारतीयों के मिश्रण है, ठीक है। इसका विस्तार मिलता है किसके समय में? कुषाण के समय में गंधार शैली का क्या मिलता है? तो विस्तार, इसको ग्रोथ ये होता है, ठीक है। तो ये रहा गंधार जो शैली था, वो दोस्तों मतलब कि उसका जो पत्थर होता था, वो पत्थर उसको कहा जाता है चिकना पत्थर होता था, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। बाकी हम क्वेश्चन आंसर में कुछ अगर इसका क्वेश्चन रहेगा वैसा 2-4 कि नहीं हम मतलब करा पाएँ इसमें, तो क्वेश्चन आंसर जब हम करवाएंगे तो उसमें हो जाएगा। और इसके बाद आपका आएगा गुप्त साम्राज्य, जो कि फिर से भारत को क्या करेगा? केंद्रीय शासन देगा। तो धन्यवाद दोस्तों। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।